काफ़ी थक गए थे, इसलिए रात को खाना खा के मैं तुरंत ही सो गया था। तो चलो अभी थोड़ा वॉकिंग करने के बाद में जाते हैं अंदर और लेते हैं गुरु नानक जी की जो गद्दी थी उसका दर्शन। गुरुद्वारा में अंदर जाते ही आपको दाईं ओर शूज निकालने के लिए शू रैक मिल जाता है। बाईं ओर में एक बहुत बड़ा सा झंडा है, जिस पे आप अगर देखेंगे कि हर गुरुद्वारा में एक बहुत बड़ा ध्वज लगाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ध्वज है जो हाइड्रोलिक से कनेक्टेड है। गुरु नानक जी जहाँ पे ठहरे थे उस घर के आजू बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे फूलों के पौधे लगाए हुए हैं। और हाँ, याद रखिए, अगर आप अंदर जाते हैं जहाँ पे उनकी गद्दी रखी हुई है तो जाने से पहले हाथ पाँव धोने के बाद में ही आपको अंदर जाना होता है। हाँ, अगर आप रुकने के हिसाब से आ रहे हो तो आपको पहले ही काउंटर पे आपका पूरा जो भी डिटेल्स होगा वो वहाँ पे जमा करवाना होगा। ये वही घर है जहाँ पे गुरु नानक जी हज यात्रा के लिए जब जाते थे, आई थिंक वो 1-2 बार आए थे, तो इसी घर में यहाँ पे रुके हुए थे। तो अभी तो ये जो पूरा प्लेस है वो यूनेस्को के अंदर आता है, इसलिए अच्छे खासी तरीके से उसको मेंटेन किया गया है। तो चलो फटक से दर्शन करके आते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको जो भी पूरा गुरुद्वारा है उसका दर्शन करवाता हूँ। वास्तु काफ़ी पुरानी हो गई है, बट उसको अच्छी तरह से उसकी देखभाल की गई है। जस्ट इमेजिन कीजिए, जब गुरु नानक जी यहाँ पे आया करते होंगे तो उस टाइम का नज़ारा क्या होता होगा। फिलहाल अभी ये जो पूरा गुरुद्वारे का जो भी एरिया है वो अभी यूनेस्को देख रहा है, तो यहाँ का जो अभी आर्किटेक्चर या नया कंस्ट्रक्शन जो भी है काफ़ी मजबूती और डिटेलिंग के साथ किया गया है। आप देख सकते हो दरवाजे पे जो नक्शी काम किया हुआ है काफ़ी क्रिएटिव और एट्रैक्टिव है। तो अभी रिसेंटली 25 तारीख को जयंती हुई थी, तो आसपास के नज़दीक के जो गांव है वहाँ से बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे आए थे। गुरुद्वारा का दर्शन होने के बाद में फिर हम अभी निकल रहे हैं लखपत की तरफ। लखपत ये वही गाँव है गुजरात के कच्छ जिले में समुद्र के रेगिस्तान के बीच बसा ऐसा शहर जहां आज सन्नाटा है, लेकिन यहाँ कभी दौलत की बारिश हुआ करती थी। तो चलो निकलते हैं लखपत की तरफ, लखपत का पूरा वीरान सा शहर देखने। कहते हैं यहाँ कभी इतना व्यापार हुआ करता था कि रोज की 1 लाख बोरी की आमदनी होती थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा था लखपत, जो कुछ ऐसी नैसर्गिक क्रिया की वजह से आज पूरा वीरान सा पड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ की हर एक बिल्डिंग, यहाँ के ये जो स्ट्रक्चर है वो अपनी कुछ कहानी बता रही है जो सिर्फ उसी को पता है। अचानक से क्या हुआ, ये पूरा जो एक शहर है जो पूरा भी वीरान पड़ा हुआ है। तो चलो देखते हैं इसकी आगे की क्या कहानी है। यहाँ पे बाबा थे, उनको कुछ पूछा बट लैंग्वेज मैं महाराष्ट्र से आया, अलग होने की वजह से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम आगे निकल गए। ऊपर जाओ ने। ओके ओके ओके, आते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में समृद्धि का स्वर्णकाल कहा जाता था लखपत में। उस सदी में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु नदी का पानी यहाँ से बहता था और अरब देशों तक व्यापार होता था। ऊँटों के काफिले, जहाजों की आवाजाही, मसालों और कपड़ों की खुशबू लखपत कच्छ का चमकता सितारा हुआ करता था। फिलहाल अभी यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत सारी जगहों पे अब खुदाई करके कुछ मतलब उसी तरह से उसको वापस से रिस्टोरेशन करने का काम चल रहा है।
यहाँ की विशाल किलेबंदी आज भी उस शान की गवाही देती है। मोटी दीवारें, ऊंचे दरवाजे, जैसे इस इतिहास खुद खड़ा होकर कह रहा हो, मैंने वैभव भी देखा है और विनाश भी। 1819 का भूकंप और किस्मत का मोड़। साल 1819 में एक भयंकर भूकंप ने सब कुछ बदल दिया। यहाँ से सिंधु नदी बहती थी। भूकंप ने सिंधु नदी का रास्ता बदल दिया। बंदरगाह पूरी तरह से सूख गया और लखपत की रौनकें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। जहाँ कभी हजारों लोग रहते थे, वहाँ आज मुश्किल से 100-200 लोगों की बस्ती है। यहाँ पे ज्यादा मात्रा में मुस्लिम परिवार ही है। 3-4 घर हैं जो हिंदू परिवार, बट आज भी हिंदू मुस्लिम की एकता का जो प्रतीक है वहाँ पे दिखाई देता है। ये है भूतेश्वर नाका। लखपत किले का निर्माण 1801 में जमादार फतेह मोहम्मद ने कराया था, जो कच्छ के राव के सेना के एक शक्तिशाली सेनापति थे। इस किले की दीवार लगभग 7 किलोमीटर लंबी है, जो इसकी सुरक्षा और उस समय के महत्व को दर्शाती है। आज ये वीरान पड़ी हुई बंजर जमीन देख सकते हो। एक समय था जब यहाँ पे बड़ी बड़ी जहाजें आया करती थी और यहाँ से माल की आवाजाही हुआ करती, बट आज समय ऐसा है कि ये पूरा बंजर पड़ा हुआ है और ये पूरा किला जो है वो पूरा वीरान है। चलो थोड़ा और ऊपर जाके देखते हैं ताकि किले का पूरा नजारा देख सके। यहाँ पे जो तोप पड़ी हुई है उनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। हालांकि लखपत किले में आमने सामने कभी गोलाबारी नहीं हुई, लेकिन भारतीय सेना के लिए एक यहाँ पे निगरानी ऑब्जर्वेशन सेंटर और रसद यानी सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना रहा है। किले की दीवारें आज भी सीमा के उस पार की हलचल को कैच करती है। अगर शाम होती है तो पाकिस्तान की जो जलती हुई लाइट है वो आप लखपत के किले से धुंधली धुंधली देख सकते हो। तो ये है लखपत का वो वीरान किला। अब यहाँ पे पहले जैसी बड़ी बड़ी जहाजें नहीं आती है। एक भूकंप ने इस पूरी हरी भरी जगह को वीरान खंडर में तब्दील कर दिया है। जो एक टाइम का एक पोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे बहुत सारी जहाजें आया करती थी। यहाँ से विदेशों में माल जाया करता था। एक टाइम पे यहाँ पे चावल की खेती होती थी। आज यहाँ पे पूरी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है। बस ये सब कुदरत का खेल है। किला काफ़ी विशाल है। वहाँ पे आप देख रहे होंगे, वहाँ पे वो जो है वो भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। तो अगर जाने के लिए रास्ता हो तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने की। और प्लीज़ इतनी दूर आया हो तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही बहुत यूनिक जगह पे हम ऐसे ही जाते रहेंगे। तो चलो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी मौसम खराब है इसलिए हमें यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से कम 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान का सिंध इलाका लग जाता है। ये बंदरगाह का वही गेट है जिसे भूतेश्वर नाका कहा जाता है। अगर आप उधर देखेंगे तो भूतेश्वर मंदिर, जहाँ भी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं, तो जब भी बड़ी बड़ी जहाजें यहाँ पे आती थी तो किले में एंट्री करने के लिए यहाँ से ये मेन गेट था। तो यहीं पे आपको जकात वगैरह देके फिर किले के अंदर में एंट्री मिलती थी। गुरु नानक जी इसी दरवाजे से जब हज के लिए गए थे तो उसके लिए एग्जिट का रास्ता यही था।
यहाँ से उस साइड में एक समुंदर पे जो आवाजाही होती थी, जो बड़े बड़े जहाज आते थे, तो वो वाला एरिया उस दीवार के पीछे में। और वहाँ पे आगे में एक भूतेश्वर महादेव का मंदिर है जो इस पूरे वीरान में है। तो कोशिश करते हैं कि वहाँ तक जाने की। शायद से मैं पुणे से निकला हुआ पहला आदमी हूँगा जो बाइक मेरा नीलपरी लेके मैं जा रहा हूँ। तो चलो करते हैं आगे की जर्नी। आखिर लखपत पहुंच ही गए। बाउसवन। तो अभी हम आए हैं भूतेश्वर महादेव का मंदिर है लखपत के वीरान ओस पड़े हुए समुंदर में। तो वो है उधर का लखपत किला और वो ये है पाकिस्तान का बॉर्डर। अगर शाम होती तो मैं आपको लाइट्स वगैरह दिखाता, बट यार दिन में आने के लिए यहाँ पे पूरा वीरान है, तो ऑब्वियसली शाम को तो थोड़ा डर लगेगा। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि एपिसोड नंबर 8 में मैंने झारकी युद्ध के बारे में बताया था, तो एक्चुअली अगर ऐसे देखा जाए तो लखपत के इतिहास में बस एक बहुत बड़ा महान युद्ध हुआ था। तो वो युद्ध है झारकी लड़ाई, जिसे बैटल ऑफ झारा भी कहा जाता है। ये युद्ध लखपत के पास स्थित झारकी पहाड़ी, जो कल हम वहां से जिस रास्ते से आए थे, बहुत बड़ी बड़ी पौन चक्कियां जहाँ पे लगी हुई थी, तो उस जगह पे झारा का युद्ध लड़ा गया है। तो चलो चलते हैं मंदिर में, भूतेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। तो कहानी हमारी आगे बढ़ती रहेगी झारकी युद्ध के बारे में, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। तब तक भूतेश्वर महादेव का दर्शन करके मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। ये जो युद्ध है वो 1762 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ सिंध का शासक गुलाम शाह कलहोरा अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ था, और दूसरी तरफ कच्छ के जो राव गोंड जी थे उनकी सेना, जिसमें मुख्य रूप से जडेजा राजपूत और अन्य स्थानिक लड़ाके भी शामिल थे। इन दोनों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का जो कारण था वो सिंध के शासन गुलाम शाह कलहोरा ने कच्छ पर विजय प्राप्त करने और वहां के राजा की जो बहन थी उससे विवाह करने की अपनी मांग को मनवाने के लिए हमला किया था। उसने कच्छ की सीमाओं को पार करके पूरी तबाही मचा दी थी। कच्छ की सेना संख्या में बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने झारकी पहाड़ी को अपना रक्षा कवच चुना, जिन्होंने पहाड़ी पर अपनी तोपें तैनात की थी। बट उसमें बहुत बड़ा धोखा हुआ था। कहा जाता है कि सिंध की सेना ने पहाड़ी के पीछे के रास्ते से गुप्त हमला कर दिया और उनको पीछे से वार करके युद्ध में हरा दिया। सिंध की सेना के पास आधुनिक हथियार थे और बड़ी संख्या में थे। कच्छ के योद्धाओं ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, बट वो हार गए। तो लखपत में मुझे मिले हैं 3 नए दोस्त। तो एक बार जब भी पंजाब जाना हुआ तो इनसे मिलना होगा ही। तो चलो अभी यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग, वो अलग रास्ते जाएंगे, हम अलग रास्ते जाएंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो दोबारा वापस से मुलाकात अभी एक बार गुरुद्वारे में और मिल जाएंगे। हाँ वो तो है। सामान तो लेना ही है। चलिए थैंक यू। लेना है बात। यस। तो दोस्तों, भूतेश्वर महादेव का दर्शन होने के बाद में फिर हम निकल पड़े अपने पैकिंग करके आगे की जर्नी की तरफ। और फिर हमारा जो अभी स्टोरी है वो थोड़ा बाकी है, तो चलो फटक से वाइंड अप कर लेते हैं। ये कच्छ के इतिहास का सबसे रक्त रंजित युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में कच्छ के हजारों योद्धा, लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। और फाइनली गुलाम शाह कलहोरा ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन कच्छ के वीरों के प्रतिरोध से उसको उतना कमजोर कर दिया था कि वो पूरे कच्छ पे कब्जा नहीं कर सका और फाइनली उसे ऐसे ही लौटना पड़ा। आज भी झारकी पहाड़ियों पे पालिये, यानी जो युद्ध में मारे गए जवान थे, जो सोल्जर थे, उनके याद में पत्थर खड़े हुए हैं, जो आज भी आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों
ये है किला लखपत। इसकी जर्नी आपने देखी, तो अभी हम जा रहे हैं नारायण सरोवर की तरफ और काफ़ी अच्छा लोकेशन है और आने से पहले मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। तो अभी नेक्स्ट निकलते हैं टुवर्ड्स नारायण सरोवर की ओर। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। अगर ऐसे ही कुछ और अच्छे अच्छे स्पॉट होंगे जो आपको देखने होंगे मेरी आंखों से, तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलो लखपत को करते हैं बाय बाय और मिलते हैं नारायण सरोवर में। कल आते टाइम अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें कुछ पत्थर जो है वो दिख सकते हैं। हाँ, हालांकि हमें हमारी जर्नी में उसका कुछ प्लान नहीं था, तो हम पूरे अच्छी तरीके से उसको नहीं दिखा पाए। जारा की हार के बाद कच्छ के लोगों ने महसूस किया कि उनको अपनी सुरक्षा के मजबूती के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ा, जिसके बाद आगे चल के लखपत जैसे किलों का निर्माण किया गया। उसके बाद में लखपत के किले पे कोई लड़ाई नहीं हुई। तो दोस्तों, हमारा लखपत का जो ब्लॉग था अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अभी निकलते हैं नारायण सरोवर की तरफ। आगे का जो ब्लॉग है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो कृपया बने रहिए और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो मिलते हैं आगे नारायण सरोवर की तरफ। बाय।